नमस्कार दोस्तों। युद्ध के 26वें दिन मुझे आशा की एक किरण दिखाई देती है। मुझे क्षेत्र में शांति की संभावना दिख रही है, इससे पहले कि रूबिकॉन पार किया जाए। और रूबिकॉन पार करना क्या है, मैंने इसे अपने पिछले वीडियो में समझाया है। इसका मतलब है कि हालात ऐसे बढ़ सकते हैं कि ईरान होर्मुज और लाल सागर को बंद कर सकता है। हूथी होर्मुज जल्द मरुमध्य से गुजरने वाली समुद्र के नीचे की केबल्स को काट सकते हैं। अमेरिकी ईरान में अपनी जमीनी कार्रवाई शुरू कर सकते हैं और जीसीसी देशों के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को इस हद तक नष्ट किया जा सकता है कि पूरा क्षेत्र दशकों पीछे चला जाए। यही है रूबिकॉन पार करना, यानी हालात का बढ़ना। अब जिस वजह से मुझे आशा की आखिरी किरण दिख रही है, वह यह है कि कई घटनाएं हुई हैं, लेकिन खासकर कल कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें हुई हैं जिनके बारे में मैं बात करना चाहता हूं। तो मैं 24 मार्च की घटनाओं से शुरू करना चाहता हूं। अब इसी दिन, जो कि कल था, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली जिसमें कहा गया कि अगर ईरान और अमेरिका चाहें तो पाकिस्तान उन्हें सार्थक वार्ता के लिए मेजबानी कर सकता है। और 1 घंटे के भीतर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उस पोस्ट का समर्थन किया। तो इस पोस्ट को डालने के पीछे की पृष्ठभूमि क्या है और डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इस पोस्ट का समर्थन करने का क्या अर्थ है, आइए पहले इसे समझते हैं। अब हम जानते हैं कि जब से युद्ध 28 फरवरी को शुरू हुआ, पाकिस्तान क्षेत्र और उससे बाहर के सभी प्रमुख खिलाड़ियों के साथ बड़े स्तर पर जुड़ा रहा है। खासकर पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री, वे सऊदी अरब के साथ भी जुड़े रहे हैं, क्योंकि किसी भी स्थिति में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच अब एक रणनीतिक आपसी रक्षा समझौता है। फिर वे ईरानियों के साथ भी जुड़े रहे हैं, खासकर ईरानी राष्ट्रपति और विदेश मंत्री आरागची के साथ, जो किसी भी स्थिति में क्षेत्र और उससे बाहर अपने कई समकक्षों से बातचीत कर रहे हैं। फिर खबर आई कि 4 देशों का एक समूह पाकिस्तान, तुर्की, ओमान और मिस्र एक साथ आया है और वे क्षेत्र में शांति के लिए अवसर या रास्ते तलाश रहे हैं। फिर मुझे पूरा यकीन है कि वे आज की 3 महाशक्तियों अमेरिका, चीन और रूस के इस्लामाबाद में मौजूद राजदूतों के साथ नियमित संपर्क में रहे होंगे। आखिरकार 22 मार्च को, जो कि रविवार था, हमें पता चला कि आसिम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोन पर बातचीत की और उसके बाद 24 तारीख को शहबाज शरीफ ने वह पोस्ट डाली जिसे, जैसा कि मैंने कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने तुरंत समर्थन दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन 3 स्पष्ट बातें कहता है जिन्हें हमें समझना चाहिए। पहली बात यह बताता है कि ट्रंप बिना शर्त बातचीत के लिए तैयार हैं, कि ट्रंप जमीनी हकीकत को समझते हैं और हकीकत यह है कि अगर ईरानी बातचीत की मेज पर आते हैं तो वे ताकत की स्थिति से आएंगे, न कि कमजोरी की स्थिति से। यही हकीकत है। और दूसरी बात, यह समर्थन हमें बताता है कि वे चाहते हैं कि बातचीत जल्दी हो। यहाँ जल्दी की जरूरत है, जो समझ में आती है, क्योंकि उन्होंने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, फिर उन्हें 5 दिनों की मोहलत दी थी। स्पष्ट है, वह उन्हें फिर से कोई और मौका नहीं देना चाहते या पूरे मामले को लंबा नहीं खींचना चाहते। वह चाहते हैं कि सब कुछ जल्दी हो। और तीसरी बात जो यह बताती है वह यह है कि अगर बातचीत होती है तो वह उसके स्थान को स्वीकार करते हैं और वह स्थान इस्लामाबाद होगा। अब इसके बाद खबर आई कि ईरान के विदेश मंत्री नगर आखी ने अपने चीनी समकक्ष वांग यी से टेलीफोन पर बातचीत की और नगर आखी ने वांग यी से कहा कि ईरान युद्ध विराम नहीं चाहता। ईरान एक व्यापक और स्थायी समाधान चाहता है। बहुत दिलचस्प है। विस्तृत वार्ता एक प्रक्रिया है। तो जब हम कहते हैं विस्तृत, तो इसका मतलब है कि ईरान जो भी चाहता है वह सब चर्चा के लिए मेज पर होगा और पश्चिमी देश तथा अमेरिका को कुछ बड़ी रियायतें देनी होंगी। यही इसका मतलब है। उदाहरण के लिए, पहले से ही खबरें आ रही हैं कि वे नहीं चाहते कि पिछली टीम विटकॉफ और कुशनर ईरानियों से बातचीत करें। वे उन पर भरोसा नहीं करते। वैसे भी ईरानी अमेरिका पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते, जो कि समझ में आता है।
और अब जो नाम अमेरिकी पक्ष से चर्चा में है, जो वार्ता में आ सकते हैं अगर ऐसा होता है, तो वह उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का है। और मेरी समझ में यह व्यापक चीज ये भी दर्शाती है कि इस बार ईरानी किसी न किसी तरह से दो महाशक्तियों चीन और रूस से वार्ताओं के लिए कोई स्पष्ट समर्थन चाहते होंगे, ताकि वे किसी तरह उनके पक्ष में खड़े हों। तो वांग ने कहा कि हाँ, चीन वार्ता के पक्ष में है, और फिर खबर आई कि यहाँ तक कि रूसियों ने भी कहा कि हाँ, वार्ताएं अच्छी हैं, वार्ताएं होनी चाहिए और शांति होनी चाहिए। अब जहां तक अगाची का सवाल है, उन्होंने कहा, जैसा कि मैंने आपको बताया, हम युद्ध विराम की तलाश में नहीं हैं और कोई युद्ध विराम नहीं होगा, क्योंकि नेतन्याहू ने यह बहुत स्पष्ट कर दिया है कि युद्ध कब समाप्त होगा इसका फैसला वही करेंगे। यह फैसला अमेरिकियों द्वारा नहीं किया जाएगा, और इसी वजह से युद्ध जारी है। और 11 देशों ने अपने नागरिकों से इजराइल छोड़ने को कहा है, क्योंकि इजराइल को ईरानियों से भारी नुकसान हो रहा है। बस वहां बहुत अधिक सेंसरशिप है। तो यही स्थिति है, यहां हम आज वार्ता की संभावना के मामले में खड़े हैं। अब मैं बस उन 3 बड़े खिलाड़ियों के बारे में बात करना चाहता हूं जो इसके पीछे हैं। आइए समझते हैं कि वे क्या सोच रहे हैं। यह महत्वपूर्ण है। मैं शुरुआत करता हूं राष्ट्रपति ट्रंप से, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से। मेरी समझ में अब जब उन्होंने शहबाज शरीफ का समर्थन किया है, तो इसका मतलब है कि अगर उन्होंने खुद नहीं समझा, तो उनके सैन्य कमांडरों ने उन्हें बहुत स्पष्ट रूप से बता दिया है कि आज के बहुध्रुवीय विश्व में अमेरिका की सैन्य शक्ति की सीमाएं हैं। और इसका सबूत ये है कि अमेरिका के लिए ईरानियों से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, पर्शियन गल्फ का नियंत्रण अपने हाथ में लेना किसी भी तरह संभव नहीं है। ये अलग बात है कि खबर आई है कि अब अमेरिकी कुछ सेनाएं मध्य पूर्व में ला रहे हैं। करीब 3000 पैराट्रूपर्स 82वीं एयरबोर्न डिवीजन से आ रहे हैं, और फिर 2 एम्फीबियस जहाज हैं, ट्रिपोली और बॉक्सर। बॉक्सर सैन डिएगो से आ रहा है, और कुल मिलाकर लगभग 5000 मरीन आ रहे हैं। तो जब आप 5000 मरीन, 3000 पैराट्रूपर्स को देखते हैं, तो देखिए ये ऐसी सेनाएं हैं जो बहुत हल्के हथियारों से लैस होती हैं, क्योंकि इनका काम ही ऐसा है। और किसी भी तरह से वे ईरान में कोई भी सार्थक जमीनी हमला या जमीनी ऑपरेशन नहीं कर सकते। तो मुझे ये सब बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। लेकिन एकमात्र बात यह है कि उसे कुछ करना ही होगा, क्योंकि यह एक पसंद की लड़ाई है। वह पूरी तरह से हारता हुआ नहीं दिख सकता, इसलिए वह सैन्य शक्ति की सीमाओं को समझता है, और यही उसकी मजबूरी है कि वह बातचीत चाहता है। और फिर उसकी दूसरी मजबूरी यह है कि जो ऑपरेशन उसने नेतन्याहू के उकसावे पर शुरू किया है, उसे न तो संयुक्त राष्ट्र की मंजूरी मिली है, न ही अमेरिकी कांग्रेस की स्वीकृति। उसका मागा समर्थक वर्ग बहुत नाखुश है। अमेरिका में खाने पीने की चीजों, तेल, सब कुछ के दाम बढ़ रहे हैं, चाहे वह सार्वजनिक रूप से कितना भी साहसी रुख क्यों न अपनाए। तो यह राष्ट्रपति ट्रंप के बारे में है। अब मैं ईरान के बारे में बात करता हूं। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि अगर ईरान वार्ता की मेज पर आता है, तो वह ताकत की स्थिति से आ रहा है। उसने यह युद्ध जीत लिया है। और जैसा कि मैंने कहा, इसका प्रमाण यह है कि इस युद्ध का मुख्य गुरुत्वाकर्षण केंद्र, जिसे मैंने रणनीतिक स्तर का युद्ध भी कहा है, यानी होर्मुज की खाड़ी, ईरान उसे पूरी तरह नियंत्रित करता है। चाहे वह फारस की खाड़ी हो, खुद होर्मुज की खाड़ी हो, या ओमान की खाड़ी। और यह सब संभव हो पाया है, वे यह युद्ध जीत रहे हैं अपनी बेहतरीन सैन्य रणनीति, उनकी युद्ध रणनीति, मिसाइलों और ड्रोन के उत्पादन की उनकी क्षमताओं, दो महाशक्तियों रूस और चीन का समर्थन, खासकर युद्ध के वर्चुअल क्षेत्रों में, जैसे कि अंतरिक्ष, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और साइबर, और वह जज्बा जो ईरानियों ने लड़ाई में दिखाया है, इन सब की वजह से। और मैंने इसे अपने पहले के वीडियो में समझाया है। तो बात यह है कि इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि अगर वे वार्ता की मेज पर आते हैं, तो वे पश्चिम एशिया की प्रमुख शक्ति के रूप में आते हैं। और यही वजह है कि इजरायली नेतन्याहू बहुत परेशान हैं, और वे कहते हैं कि वे युद्ध समाप्त नहीं करेंगे, जबकि वे अच्छी तरह जानते हैं कि सेंटकॉम की मदद के बिना वे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते।
क्योंकि जब ईरानी इस युद्ध के बारे में बात कर रहे थे, खासकर उनके प्रोफेसर मरांदी, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, उन्होंने कहा कि यह आक्रामकता और आतंकवाद का युद्ध है। आक्रामकता से शायद वे अमेरिकियों की बात कर रहे थे और आतंकवाद से उनका इशारा इजरायलियों की ओर था। इजरायली जो करते हैं वह ये है, और ये वे राज्य प्रायोजित आतंकवाद नहीं करते। खुद राज्य ही एक आतंकवादी राज्य है। जिस तरह से वे आसपास के लोगों की हत्या कर रहे हैं, लेकिन वह एक अलग कहानी है। तो वे युद्ध समाप्त नहीं कर रहे हैं। अब मैं उस मेजबान देश के बारे में बात करना चाहता हूं जिसने सब कुछ एक साथ रखा है, और वह है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के अवसर या किस्मत, जहां तक उसके भू राजनीतिक उदय का सवाल है, वह ऑपरेशन सिंदूर से शुरू हुई थी और मैंने इस पर कई वीडियो बनाए हैं। तो फिर हुआ ये कि उस संक्षिप्त युद्ध में अमेरिकियों के लिए दो बातें बहुत स्पष्ट थीं। सबसे पहले अमेरिकी कांग्रेस की एक रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि 4 दिन की झड़प में सैन्य दृष्टि से पाकिस्तानियों ने भारतीय पक्ष से बेहतर प्रदर्शन किया। और फिर राष्ट्रपति ट्रंप खुश थे क्योंकि युद्ध विराम का श्रेय राष्ट्रपति ट्रंप को दिया गया, जो भारतीय पक्ष ने नहीं किया था। और मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें समझाया था कि आज पाकिस्तान बहुध्रुवीय विश्व में एक अनोखी स्थिति में है, जहां 3 महाशक्तियां हैं और ये तीनों महाशक्तियां पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध चाहती हैं। अमेरिकियों को पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध चाहिए, खासकर राष्ट्रपति ट्रंप को। वैसे भी उनका चीनियों के साथ मजबूत और अटूट रिश्ता है। और जहां तक रूसियों का सवाल है, वे भी पाकिस्तान के साथ अच्छे और घनिष्ठ संबंध चाहते हैं, जो कि समझ में आता है। क्योंकि जब से यूक्रेन में युद्ध शुरू हुआ है, रूसियों ने अपनी विदेश नीति में एक बड़ा बदलाव किया है, जो पहले पश्चिम पर केंद्रित थी। अब यह नीति अधिकतर पूर्व और दक्षिण की ओर केंद्रित है, और यह रूसी संघ की विदेश नीति की अवधारणा में भी दर्शाया गया है, जो 2013 में सामने आई थी। यहाँ यह बहुत स्पष्ट रूप से लिखा गया है, और रूसियों का मानना है कि दुनिया बहुध्रुवीय और बहुकेंद्रित होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि वे ऐसी बहुध्रुवीय दुनिया में विश्वास रखते हैं जहां शक्ति के कई केंद्र होंगे। और मेरी समझ में निश्चित रूप से वे पाकिस्तान को भी बहुकेंद्रित दुनिया में शक्ति के एक केंद्र के रूप में देख रहे होंगे, उसके असाधारण भू राजनीतिक उदय के कारण। यह मुझे उस स्थान, उस मंच की ओर ले जाता है जिसे तीनों महाशक्तियों ने स्वीकार किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने इसका समर्थन किया है। यही तथ्य कि वांग यी ने कहा कि मैं बात करना चाहता हूं, या आप जानते हैं, उन्होंने अग्राची से बात की और कहा हम शांति चाहते हैं। उसी शाम फिर एक और खबर आई कि इस्लामाबाद में एक समारोह के दौरान चीनी राजदूत ने कहा, हाँ, ये बहुत अच्छी बात है और बातचीत होनी चाहिए और शांति आनी चाहिए। और यह तब हुआ जब राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा समर्थन वाला ट्वीट आ चुका था। तो चीनी भी इसे स्वीकार करते हैं, और रूसियों ने खुले तौर पर कहा है कि हाँ, वे पाकिस्तान को वार्ता के स्थल के रूप में स्वीकार करते हैं। और फिर दूसरा कारण निश्चित रूप से सुरक्षा कारण है, क्योंकि ईरानी कहीं और जाना पसंद नहीं करेंगे। पाकिस्तान जाना तो बस सीमा पार करने जैसा ही है। तो कोई भी निश्चित नहीं है कि ये वार्ताएं होंगी या नहीं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ये बढ़ाव के चरण से पहले आखिरी मौका है, और इसके परिणाम वैश्विक होंगे अगर अगर ये युद्ध उस बढ़ाव वाले चरण में चला जाता है जिसका मैंने वर्णन किया है। अब भारत के बारे में एक बात, क्योंकि भारत में बहुत से लोग कह रहे हैं कि भारत को मध्यस्थ की भूमिका निभानी चाहिए। समस्या यह है कि बहुध्रुवीय दुनिया में भारत के रूस के साथ सामान्य संबंध नहीं है, माफ कीजिए, चीन के साथ। पाकिस्तान वैसे भी एक दुश्मन है, लेकिन पाकिस्तान कोई महाशक्ति नहीं है, इसलिए पाकिस्तान को अलग रखिए। जहां तक रूस का सवाल है, मेरी समझ में रूस भारतीयों के प्रति शिष्ट है, लेकिन वे बहुत खुश नहीं हो सकते थे, क्योंकि जब दिसंबर 2025 में राष्ट्रपति पुतिन भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए, तो उन्होंने बार बार सार्वजनिक रूप से कहा कि आरआईसी फ्रेमवर्क, यानी रूस, भारत, चीन को फिर से सक्रिय करने की आवश्यकता है, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। तो तीनों महाशक्तियों में से भारत के केवल अमेरिका के साथ ही संबंध है, और अगर आप इन संबंधों को बहुत ध्यान से देखें
तो यह समान संबंध नहीं है, बल्कि यह असमान देशों का संबंध है, कुछ हद तक अमेरिका के अधीन राज्य जैसा। अब मेरी समझ में, क्योंकि यह युद्ध अब आगे बढ़ रहा है, मैं अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने हाल ही में दिल्ली में एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात की थी। अब जाहिर है वे अब लिमुआ समझौते को सक्रिय करना चाहते हैं, जिसे 2016 में मोदी सरकार ने अमेरिका के साथ साइन किया था, जो उनके युद्धपोतों और लड़ाकू विमानों के लिए लॉजिस्टिक्स से संबंधित है। और मेरी राय में हाल ही में, जो कि कल ही था, राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से बात की, और यह एक ऐसी बात है जिसे उन्होंने एक बार फिर उठाया होगा कि हमें लिमुआ समझौते को फिर से शुरू करने या सक्रिय करने की ज़रूरत है। तो आज की स्थिति यही है। भारत एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता था, लेकिन जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था, प्रधानमंत्री की 25 फरवरी को इज़राइल की यात्रा एक ऐसी यात्रा थी जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि उस यात्रा के कारण भारत एक पक्ष के साथ युद्ध में बंध गया और इसलिए वह तटस्थ स्थिति नहीं रख सकता। बहुत-बहुत धन्यवाद।